हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सब लोग क्या हाल है? माइंड सब लोग अपना अलर्ट रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में एज सच, जैसे पहले भी बताया मैंने, कि ये सीरीज इसलिए है कि बच्चों को एक आइडिया लग जाए कि जो आजकल का पैटर्न एडवांस का चल रहा है, या फिर अगर मैं पुराने पैटर्न की भी, थोड़े पुराने पैटर्न की भी बात करूं, तो ये कुछ ऐसा है जिसमें अगर आप अपने रेगुलर स्टडीज में कुछ सवालों की प्रैक्टिस और करते चले जाएं, जो थोड़े से अच्छे लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करते जाएं, तो पैरेलली आपके एडवांस की तैयारी भी कंप्लीट होती चली जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है मेंस के बाद एडवांस के बीच का जो टाइम है, उसमें आप और थोड़े सवालों की प्रैक्टिस करके अपने आप को एडवांस के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल रिडॉक्स रिएक्शंस पर करते हैं, जिसमें मेनली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के सवाल, जिसमें मेनली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल, और इनफैक्ट सवालों को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश भी करने की करेंगे। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें अगर मैं बात करूं तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पुराने सवाल जो है, इसके अच्छे लेवल के सवाल या मुश्किल लेवल के सवाल थोड़े बनाए जाते थे, बट इधर कई सालों से ऐसा लग रहा है कि एडवांस लेवल पर भी बहुत ज्यादा मुश्किल या बहुत ज्यादा अलग तरह के सवाल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मैं कुछ सवाल डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ ये नहीं कि ये बहुत मुश्किल होंगे या फिर आसान है, सिर्फ इसलिए कि एक सोच है, जो सोच अपने अंदर अगर रख ली जाए तो जेई में एडवांस लेवल पर आने वाला सवाल भी सॉल्व किया जा सकता है। तो उन्हीं सब बातों को दिखाने के लिए मैं सबसे पहले पहला सवाल लेके आता हूं। मान लीजिए ये पहला सवाल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मेरे पास देखो, सवाल में सबसे बड़ी कमी क्या है? सवाल में सबसे बड़ी कमी है कि ये बहुत लेंदी सवाल। तो आजकल इतना लेंदी सवाल आएगा या नहीं आएगा? हाँ ठीक है, डाउट है, मुझे डाउट है कि आजकल इतना लेंदी सवाल देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, कोई बात दें या ना दें वो अलग बात है, बट एटलीस्ट एक सोच है कि यार इतने लंबे सवाल में भी करना तो कुछ भी नहीं। आप समझिए, और यही चीज है जो रिडॉक्स रिएक्शंस या जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, बच्चों को ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ गिने चुने एक दो मुश्किल टॉपिक्स में नजर आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती। जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, या फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, तो उसके बाद ये होता है कि भाई कुछ पांच छह चीजें हैं, और ये जो नाम ले रहा हूं, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, उसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती। बस जहां वो ध्यान रखने वाली बातें आती हैं, चीजें हमें थोड़ी सी मुश्किल लगने लगती हैं कि भाई ये तो यार ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें तो यहां ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये बफर सॉल्यूशंस बनने जा रहा है, सॉल्युबिलिटीज के तमाम केसेस हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। समझ रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ध्यान रखने की हैं, इसलिए चीजें बच्चों को मुश्किल लगती हैं। ऐसे ही रिडॉक्स के अंदर भी है, जब आप एनालिसिस करते हैं किसी रिएक्शन की, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं विदाउट नोइंग द रिएक्शन, तो उस टाइम पर हमें कुछ चीजों का आइडिया होना चाहिए, और जिन बच्चों ने वो चीजें ध्यान रखी होती है उनके लिए वो सवाल आसान होते हैं, अदरवाइज देखकर ही घबराहट होती। तो अगर आप इस सवाल को भी ध्यान से देखें, तो मुझे लगता है कि Fe3O4 और Fe2O3 का, और प्लस उस सैंपल में कुछ इंप्योरिटी है, टोटल मिला के ये 3 ग्राम। ठीक है, तो मैं अभी ग्राम वाली बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास ये है और इंप्योरिटी। तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए Fe3O4 मेरे पास एक्स, अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि Fe3O4 जो है वो मेरे पास सपोज एक्स मिलीमोल। मिलीमोल क्यों ले रहा हूं मैं आपको बताता हूं, इसलिए क्योंकि आगे की कहानी मिलीलीटर वगैरह में चल रही है, तो बार बार वो थाउजेंड थाउजेंड से डिवाइड करके मोल्स तक पहुंचना या इक्विवेलेंट्स तक पहुंचना, उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं इसको मिलीमोल ही मान लूं, ताकि मुझे वो थाउजेंड वाला जबरदस्ती का फैक्टर नजर ना आए। तो अगर मैं इसके एक्स मिलीमोल और Fe2O3 के वाई मिलीमोल अज्यूम कर लूं कि भाई मेरे पास ये जो बर्तन है, इस बर्तन में 3 ग्राम का लोग पड़े हैं, उन 3 ग्राम में एक्स मिलीमोल साहब हैं, वाई मिलीमोल ये साहब हैं, और इनर्ट इंप्योरिटीज भी कुछ होंगी। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस सिस्टम को, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को एक्सिस केआई के साथ रिएक्ट कराऊं, तो मैंने कहा अगर आप इसको एक्सिस केआई के साथ कराएंगे रिएक्ट, तो केआई के अंदर आयोडीन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि केआई के साथ कोई रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है, क्योंकि केआई तो ऑलरेडी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और पोटेशियम के साथ तो कभी कुछ होता ही नहीं, वो तो हमेशा ही अपने हर कंपाउंड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर आयोडीन ऑलरेडी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब आयोडीन इसके नीचे तो नहीं जाएगी, -1 के नीचे तो नहीं जा सकती। तो एकदम से पीछे से आवाज आती है कि भाई साहब -1 के नीचे नहीं जा सकती, लेकिन -1 के ऊपर तो जा सकती है, ऑक्सीडाइज तो हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ सर केआई जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमने कहा भाई हमें लग तो रहा है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? कह रहा है कि मैंने आपको बता तो दिया कि भाई साहब द एंटायर आयरन इज
कन्वर्टेड टू Fe+2 along with लिबरेशन ऑफ आयोडीन। मैं समझ गया कि Ki का I माइनस जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, और आयोडीन के अंदर दुनिया जानती है कि आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन के अंदर जीरो होती, यानी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन I2 इज जीरो। सो अल्टीमेटली दिस इज ऑक्सीडेशन। यानी एक चीज तो समझ में आ गई कि जो Ki के साथ आप खेल रहे हैं, या जो मिक्सचर ये Ki के साथ खेल रहा है, वो इस Ki को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर वो Ki को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये मिक्सचर खुद रिड्यूस हो रहा होगा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? तो कह रहा देखिए कह तो रहे हैं एंटायर आयरन इज कन्वर्टेड इनटू +2। तो दैट मींस वो आयरन जो +2 में रिड्यूस हो रहा है, अरे तो सर जो ऑलरेडी +2 में है वो क्या रिड्यूस करेगा? हां बिल्कुल सही, लेकिन जो +3 में है वो रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इस मिक्सचर में जो +3 वाले आयरन हैं वो सारे के सारे रिड्यूस कर रहे हैं, और इसको रिड्यूस कर कौन रहा है? Ki, और ये आयरन खुद इस Ki को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। यानी अल्टीमेटली जितनी बात मुझे समझ में आ रही है कि जो टोटल Fe+3 है, ये टोटल हमें नहीं पता कितना होगा, टोटल Fe+3 जो है वो I माइनस को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा है। टोटल Fe+3 I माइनस को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा है I2 में, और खुद सारा का सारा Fe+3 +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर बस अब इस सवाल में इतनी ही एक बात थी जो हमें समझ में आनी थी। तो बस अब थोड़ा सा एक लाइन का खेल है कि सर ये बताइए कि अगर x मिलीमोल Fe3O4 हो, अब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं कि जो Fe3O4 है, दिस इज Fe3O4, एक्चुअली दिस इज इक्विमोलर मिक्सचर। ये एक इक्विमोलर मिक्सचर होता है ऑफ Fe2O3 एंड FeO। सही है, बिल्कुल सही है सर। Fe3O4 इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Fe2। यानी इफ Fe3O4 इज x मोल, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दोनों भी हमारे x मोल ही या मिलीमोल ही होंगे। x मिलीमोल ये होगा और x मिलीमोल ये होगा। इसमें यह गलती मत करना कि Fe3O4 अगर x है तो ये दोनों x/2 होंगे। इनके मिलने से Fe3O4 अगर बन रहा है तो फिर दोनों लोगों के मोल्स x मिलीमोल होंगे, जिनके मिलने से x मिलीमोल Fe3O4 तैयार होगा। ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी एक Fe2O3 है, मेरे पास ऑलरेडी एक Fe2O3 है। वो कितना है? Fe2O3 है जो कि हमारा y मिलीमोल। अब आप ये बताइए इस पूरे बर्तन में आपको Fe+3 कितने दिखाई देते हैं? तो इस पूरे बर्तन में मुझे Fe+3 के जो मिलीमोल्स दिखाई देते हैं, अगर गौर से देखें तो सर एक तो Fe+3 यहां से मिलेगा और एक Fe+3 यहां से मिलेगा। तो साफ समझ में आता है कि Fe2O3 के अगर x मिलीमोल है तो यहां से मिलने वाला जो Fe+3 होगा उसके मोल 2x होने चाहिए। बिल्कुल सही है सर, 2x मिलीमोल होने चाहिए। और यहां पर भी जो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि अगर Fe2O3 y है तो यहां से आने वाला जो Fe+3 है वो 2y मिलीमोल होना चाहिए। यानी एक चीज कंफर्म हो गई कि 2x + 2y मिलीमोल्स को ही Ki रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सीन यहां तक समझ में आया? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मिली इक्विवेलेंट्स आपके Ki के होंगे वही मिली इक्विवेलेंट्स जो हैं वो Fe+3 के होंगे। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन सर Ki के मिली इक्विवेलेंट्स कहां से पता चलेंगे? अरे भाई साफ कह रहा है कि आयोडीन निकल के आती है और वो आयोडीन हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है, और हमें पता है कि आयोडीन हाइपो सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करके आयोडीन का जो एस्टिमेशन है वो एक्चुअली हाइपो सॉल्यूशन से किया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ हाइपो सॉल्यूशन का जितना भी खर्चा हुआ वो आयोडीन निकल आई, खत्म हो गया। और जो आयोडीन निकली वो कहां से निकली? वो Ki से निकली। और Ki ने किससे रिएक्शन की? Fe+3 से। तो जितनी आयोडीन के इक्विवेलेंट्स होंगे वही Ki के इक्विवेलेंट्स होंगे, और वही Ki किससे रिएक्ट कर रहा है? Fe+3 से, तो वही Fe+3 के इक्विवेलेंट्स होंगे। एंड दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोडीन हमारी निकल के आ रही है, अगर मैं आयोडीन का एस्टिमेशन कर पाऊं तो आयोडीन का एस्टिमेशन निकल के आएगा 11 ml 0.5 मोलर हाइपो सॉल्यूशन कंजम्पशन है। सर कब कंजम्पशन है? ये तब है जब आपने इस सॉल्यूशन का जो 100 ml है उसका 20 ml निकाला। तो 20 ml अगर इतना खाता है हाइपो सॉल्यूशन को, तो अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ml का लिया गया होता तो इस इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स के 5 गुना खर्चा होता। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 20 ml, ये सब समझ रहे हैं, ये सब वो पार्ट कर रहे हैं जो बच्चों से जल्दबाजी में कहीं चूक हो जाती है, कहीं गलती हो जाती है, वो ध्यान ही नहीं देते। अरे यहां जो हाइपो का कंजम्पशन है ये उस आयोडीन से है जो 20 ml के अंदर, हमें तो 100 ml के सोल्यूशन के अंदर निकालना है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम 100 ml का बनाया गया है। तो अल्टीमेटली 20 ml में जितना हाइपो खर्च हुआ उसका 5 गुना हाइपो खर्च होता अगर पूरे सोल्यूशन के साथ रिएक्शन की गई होती।
क्लियर है ये वाली बात? तो इसका मतलब ये हुआ सर, बात बहुत आसान सी लगती है कि, और ये इन सब चीजों का ही थोड़ा सा ध्यान देना है। 11 इंटू 0.5 और हाइपो, यानी अगर मैं आयोडीन और हाइपो की रिएक्शन रिएक्शन यही लिख देता हूं, आयोडीन और हाइपो की रिएक्शन बोलूं तो जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को तो इस रिएक्शन को याद करने के लिए बोलता हूं, Na2S2O3। ये अच्छी रिएक्शन है, इसको याद रखने में कोई बुराई नहीं है। दिस इज 2Na प्लस Na2S4O6। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहां पर हाइपो के मोलारिटी दे रखी। अब अगर हाइपो की मोलारिटी दे रखी है तो इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए आपको हाइपो का एन फैक्टर पता होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है और यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5। दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यहां पर भी सल्फर की एवरेज निकाली गई है, यहां पर भी सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली गई है। अगर यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से 2.5, यानी अगर सल्फर 2 में था और वो 2.5 में जा रहा है तो एक्चुअली 0.5 का ट्रांसफर हो रहा है, 0.5 का चेंज आ रहा है। लेकिन वो एक सल्फर की वजह से आ रहा है, क्योंकि 2 सल्फर है तो 0.5 इंटू 2, सो दैट मींस एन फैक्टर ऑफ हाइपो सॉल्यूशन इज 1। तो इस रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर तो ऑब्वियसली 2 आ रहा है, क्योंकि यहां 0 है और यहां -1 है। तो आयोडीन का एन फैक्टर 2 है और हाइपो सोल्यूशन का एन फैक्टर 1। तो अगर हाइपो की मोलारिटी दे रखी है तो मुझे नॉर्मेलिटी भी पता चल जाएगी, यानी इक्विवेलेंट्स में निकाल लूंगा, आप कोई टेंशन नहीं है, एन फैक्टर मुझे दिखाई देता है। समझ रहे बात को? यानी एन फैक्टर निकालने के लिए क्या किया मैंने, यहां पर आया 2, 2 से 2.5, 0.5 का चेंज एक सल्फर की वजह से, और क्योंकि 2 सल्फर हैं इंटू 2, सो द एन फैक्टर इज 2। यानी हाइपो का एन फैक्टर हमारा 1 हो गया। 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, द एन फैक्टर इज 1। क्लियर? तो अब सर ये काम कर सकते हैं सर, मिली इक्विवेलेंट्स। अब आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं जो अभी आप बात कर रहे थे कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द Fe+3 दे मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki, और Ki से क्या निकल के आ रही है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2, और I2 किससे रिएक्ट कर रही है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, और हाइपो के हमें पता चल गए हैं। तो अब बताइए, पहले तो Fe+3 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सर, एक तो 2I मोल ये है और 2x मिली मोल ये है, तो इसका मतलब ये हुआ 2x प्लस 2y मोल्स। और एन फैक्टर क्या होगा सर, साफ दिखाई दे रहा है कि सर आपका Fe+3, यहां देख रहे हैं सर, ये जो आपका Fe+3 है, ये आपका जो Fe+3 है वो +2 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना है सर, यहां पर Fe+3 का एन फैक्टर 1, +3 जब +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो एन फैक्टर 1। तो यहां पर आपने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। हाइपो की कितने हैं, 11 मिलीमोल, 0.5 मोलर, एन फैक्टर 1, इंटू अगर 20 मिलीलीटर का खर्चा, 20 मिलीलीटर में हाइपो इतना खर्च हुआ, तो अगर 100 मिलीलीटर पूरा लिया गया होता सोल्यूशन, तो उसमें जो टोटल आयोडीन होती वो 5 गुना हाइपो और खा जाती। यानी 20 ml के अंदर की आयोडीन ने कितना खाया सर, इतना खाया, और अगर 100 ml की आयोडीन पूरी ले लेते तो 5 गुना खा जाती। सो दिस इज द इक्वेशन सर, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी जो एक्स और वाई के बीच में बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, आप दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, दूसरी यहां से बनेगी। 50 ml अगर मैं ले लेता इस सोल्यूशन का, जो आपका शुरुआत का सोल्यूशन है, कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन requires 12.8 ml of 0.25 molar KMnO4 solution in the diluted H2SO4 medium for the oxidation of Fe+2। यानी फिर वही वाली बात आ गई सर, अगर आप 50 ml की बात करते तो वो 50 ml के सोल्यूशन में आप 50 ml का जो सोल्यूशन है वो 12.8 मिलीलीटर 0.25 मोलर KMnO4 को एसिडिक मीडियम में कंज्यूम करता सर। लेकिन इस बार फर्क है सर, ये जो मिक्सचर आपने लिया है, ये जो सोल्यूशन आपने लिया है, जिसमें अब आपके पास सिर्फ क्या पड़ा सर, अब आपके पास सारे के सारे Fe+2 है सर, सारे लोग Fe+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप सारे लोग Fe+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अब आप इसके अंदर KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा सर, अब ये सारा Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? और वो कितना होगा सर, वो इक्विवेलेंट्स आपके सामने सर, जितना भी Fe+2 है सर, उस Fe+2 के लेके आइए। लेकिन जो Fe+2 है वो कितने सोल्यूशन के अंदर है सर, 100 ml के अंदर। आप क्या कह रहे हैं कि 50 ml अगर आप लोगे तो इतना खर्च होगा, तो ऑब्वियसली अगर आप 100 ml पूरा लेते तो आप इसका दुगना खर्च करते। इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल दी Fe+2। अब जितना भी Fe+2 आपका बन चुका है, दे मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है? और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का फैक्टर हमें पता है।
यानी अल्टीमेटली हो क्या रही होगी, अब क्या इक्वेशन हो रही होगी, रफली रफली अब क्या इक्वेशन हो रही होगी, जितना भी Fe+2 तैयार किया था आपने KI के साथ रिएक्शन कराकर, जितना भी Fe+2 तैयार हुआ, अब वो सारा Fe+2 फिर से KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, तो ये MnO4 माइनस है, दिस इज MnO4 माइनस के साथ रिएक्शन हो रही है। और हमें पता है एसिडिक मीडियम में मैग्नीज तो +2 में चला जाएगा और आयरन सारा का सारा ऑक्सीडाइज करके 3 में, तो यहां पर एन फैक्टर ऑब्वियसली 5 है और यहां पर इसका एन फैक्टर फिर से क्या आ रहा है 1। 5 क्यों आ रहा है, सब लोग समझ रहे हैं इस बात को, सर मैग्नीज यहां पर आपका +7 है, यहां मैग्नीज +2 है, 7 से 2 5 का चेंज, एक मैग्नीज की वजह से और एक ही है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 का फैक्टर 5। तो अब जरा चेक कर लेते हैं, अब जरा जल्दी से ये बताइए कि भाई Fe+2 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, तो मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए पहले बताइए बर्तन में टोटल Fe+2 कितना। तो एक तो वो Fe+2 है जो 2x Fe+3 से बना, और एक वो Fe+2 है जो 2y Fe+3 से बना, और एक पहले से प्रेजेंट था, आपने देखा था एक पहले से भी प्रेजेंट है, आपने मान रखा था कितना है Fe+3 y, ये जो 2y सॉरी, ये जो आपका Fe+3 है, ये Fe+3 आपके पास पहले से प्रेजेंट है, और ये वो Fe+2 है जो यहां से बना। तो आपके पास जो यहां वाला Fe+2 है वो कौन सा है, सर यहां वाला Fe+2 आपके पास, ये देखिए ये Fe+2 x मिलीमोल है सर। तो इसका मतलब हुआ मेरे पास टोटल जो होंगे Fe+2 वो कितने होंगे सर, टोटल Fe+2 मेरे पास निकल के आएंगे, एक तो वो वाले जो Fe3O4 वाले हैं वो 2x यानी Fe+3 से जो बने, भाई जितने Fe+3 हैं वो सारे Fe+2 में कन्वर्ट हुए, तो Fe+3 वाले कितने थे पहली इक्वेशन में 2x+2y, तो इतने तो Fe+2 होंगे ही होंगे, प्लस एक FeO वाला भी +2 होगा, वो x है, तो इसका मतलब ये हुआ टोटल Fe+2 जो है आपके पास इतने हैं, और n फैक्टर ऑब्वियसली 1 है, एंड दे मस्ट बी इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, और वो कितना दे रखा है, कितना वॉल्यूम खर्च कर रहे हैं आप, 12.8.25, 12.8 और 0.25, दैट मींस 12.8 इंटू 0.25 इंटू एन फैक्टर इंटू 2 कहां से आ गया सर, 50 ml के साथ की रिएक्शन में इतना खर्च हुआ, और अगर पूरा बर्तन देखे तो 100 ml आपने बनाया था उसके लिए डबल खर्च होता। सर एक इक्वेशन तो ये दिखाई देती और एक इक्वेशन इससे पहले थी, जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया सर, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 10 आ जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो इससे पहले वाला क्या था, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 12.8 इंटू 0.25 इंटू 10, ये 32 आ रहा है, यानी ये वाली जो इक्वेशन आ रही है ये 32 आ रही है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। और जो पहली वाली इक्वेशन थी वो क्या थी, वो इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, वो इक्वेशन में क्या दे रहा था वो 11 इंटू 2.5, ये आ गया आपका 27.5, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों को माइनस कर दो, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.5 मिली मोल। सर ये x की वैल्यू, x क्या था आपका, x क्या है मेरा सर, ये जो x है ये आपने माना था Fe3O4, x हमारा Fe3O4 था, यानी Fe3O4 के मिलीमोल्स कितने पता चल गए, Fe3O4 के मिलीमोल्स पता चल गए x, दैट इज 4.5। तो फिर अगर मिलीमोल्स पता चल गए तो वेट कितना आएगा, वेट ऑफ Fe3O4 कितना आ जाएगा, 4.5 मिलीमोल है तो इसका मतलब 1000 से डिवाइड होगा इनटू मोलर मास ऑफ Fe3O4, और Fe3O4 का मोलर मास कितना आएगा 56 इंटू 3, दैट इज 168, और O4 आया आपका 64, तो यह आया 232 इंटू 232 ग्राम। तो जरा इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 232 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 1000, सर ये 1.044 ग्राम आ रहा है। तो इससे Fe3O4 की आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी 1.044 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना था 3 इंटू 100। सर ये परसेंटेज जो है आपकी Fe3O4 की निकल आएगी, डिवाइडेड बाय 3 into 100. So this is 34.8. So the percentage is 34.8%.
और इसी तरह से क्योंकि x आ गया है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लीजिएगा, y आ जाएगा तो Fe2O3 का वेट आ जाएगा, उसकी परसेंटेज आ जाएगी। सवाल बढ़िया है, लेकिन इसमें सोच बहुत साफ है। आप समझिए, इसमें सोच बहुत साफ है। जल्दबाजी में किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पेच है इसमें, बड़े झंझट हैं, बड़े जगह पेच है। पेच क्या है सर? कहीं आपने 2 से मल्टीप्लाई ना किया। और मुझे तो इस सवाल में जो सबसे अच्छा पार्ट लग रहा है, तो तुम इसको जरूर एक बार रिवाइज करना, जो सबसे अच्छा पार्ट लग रहा है वो यही वाला लग रहा है। बच्चे जल्दबाजी में ये गलतियां कर सकते हैं, ये वाली गलतियां, इनका जरूर ध्यान रखना। एन फैक्टर वगैरह जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो एडवांस की तैयारी कर रहा है, उसको एन फैक्टर वगैरह निकालना सिखाया जाता है, वो जानता है। लेकिन जहां गलती हो सकती है वो ये है कि भाई पहले आपने 100 ml का सोल्यूशन बनाया, फिर उसने कहा उसमें से 20 ml निकाल लिया, और तब उस केस में कितना हाइपो खर्च हुआ, वो इतना खर्च हुआ। तो 20 ml के अंदर जो आयोडीन बनी वो उसने इतनी हाइपो खाई। तो अगर 100 ml की पूरे सोल्यूशन की बात करते तो 5 गुना हाइपो खर्च होता, तो यह हाइपो का 5 गुना कंजम्पशन लेना पड़ेगा। और इसी तरह से सेकंड वाले केस में भी आधे सोल्यूशन की रिएक्शन KMnO4 से कराई गई। अरे तो पूरे सोल्यूशन की कराओगे तो डबल खर्च होगा ना, तो वो डबल वाला अमाउंट भी आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सर? फिर वही है, मुझे जो सर लग रहा है वो ये लग रहा है कि जेई जो है, अगर एक अच्छे लेवल के सवालों की आप, या मुश्किल लेवल के, अच्छा तो नहीं बोलूंगा मैं, मुश्किल लेवल के सवालों की अगर आप बात करें तो जेई सिर्फ आपको सवालों की लेंथ से डरा रहा है। इससे पहले वाले सवाल में भी कोई खास दम नहीं था, इस सवाल में भी कोई खास दम नहीं है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो समझता है इस बात को। सर आपने MnCl2 को टेस्ट करने की कोशिश की है कि बर्तन में MnCl2 कितना है, द क्वांटिटी ऑफ MnCl2। तो दैट मींस ऑब्वियसली सर MnCl2 को अगर आप जानना चाहते हैं कितना है, तो आप ऑब्वियसली उसको किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कराएंगे, और वो रिएक्शन आपने लिख के दे रखी। मुझे कोई घबराहट नहीं होती सर, इस रिएक्शन को देखकर मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, आपने दे रखा है, बहुत बढ़िया। सर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली जितना मुझे समझ में आता है वो ये है कि जितना भी KMnO4 बना, अगर मुझे ये पता चल जाए कि KMnO4 के कितने मिलीक्यूलेंट्स बने, तो मुझे यह भी पता चल जाएगा कि MnCl2 के कितने मिलीक्यूलेंट्स रहे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी, और वो सर एक लाइन से किया जा सकता कि जो भी KMnO4 बना, उस KMnO4 को उसने धीरे धीरे ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करवा दिया, ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करा दिया। यानी सारे के सारे KMnO4 को किसने खा लिया? 225 मिलीग्राम ऑक्सैलिक एसिड ने। फिर तो सवाल ही खत्म हो गया सर। अगर 225 मिलीग्राम ऑक्सैलिक एसिड ने खाया तो ऑक्सैलिक एसिड के हमें मिलीक्यूलेंट्स मिल जाएंगे, और वो मिलीक्यूलेंट्स KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो KMnO4 के मिलीक्यूलेंट्स होंगे। और ये KMnO4 क्योंकि MnCl2 से बना है, तो वही MnCl2 के इक्विवेलेंट्स होंगे। और सर MnCl2 के इक्विवेलेंट्स आते ही उसका वेट आएगा, उसकी परसेंटेज आएगी, जो कहेंगे सब निकाल लेंगे। सर ये एक लाइन का सवाल है जो कि 6 लाइनों में पूछा गया। मेरी बात समझ, सवाल का लैंग्वेज समझ में आया? MnCl2 को डिटेक्ट करने के लिए उसने K2S2O8 के साथ रिएक्शन कराई। कुछ जगहों पर मैंने देखा किताबों में इसके सॉल्यूशंस के अंदर इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। अरे तुम अजीब लल्लू आदमी हो, हमें जरूरत ही नहीं है ये काम करने की। मैं बताता हूं हो क्या रहा, जरा समझना। अगर मैं एक सीधी सीधी बात करूं, मैं पूरी डिटेल में रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पास MnCl2, ठीक है, MnCl2 की रिएक्शन आपने S2O8 के साथ कराई, रफली बात कर रहा हूं, तो आपने MnO4 माइनस बनाया। ठीक है, ये इतनी बात मुझे समझ में आ रही है कि आपने MnO4 माइनस बनाया। ठीक, अब साथ में H2SO4 HCl जो भी बनाया, ये आपकी रिएक्शन है सर, ये हो रहा है सर। अब क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन? तो बच्चों को सबसे पहला डाउट ये आता है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन? तो मुझे भी शुरू में ये डाउट आता था कि यार कई बार ऐसा लगता है कि यार ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो झंझट होगा कैसे? सर अगर आप गौर से देखें तो यहां मैग्नीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब मैग्नीज ऑक्सीडाइज हो रहा है सर। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब MnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और इसको रिड्यूस करेगा। सर इसको कैसे रिड्यूस करेगा सर? सल्फर तो ऑलरेडी +8 में है सर, सल्फर तो ऑलरेडी +8 में है, और सॉरी +6 में है, और वहां का जो सल्फर है वो भी ऑलरेडी +6 में है सर। S2O8 में भी तो सल्फर +6 ही होता है। हां सर बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है, S2O8 में भी तो सल्फर अब +6 में ही होता है। दिस इज S2O8 माइनस, अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज S2O8 माइनस 2, S2O8 2 माइनस, ये है सर। अगर आप यहां पर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, तुम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज -2, 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 बट दिस इज -1 एंड दिस इज -1। सर ये पेच है सर, ये सल्फर तो +6 है सर, दिस इज ऑलरेडी +6 एंड दिस ऑल्सो +6 है, और सल्फेट के अंदर भी सल्फर +6 है, तो यानी सल्फर का कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर रिड्यूस कौन हो रहा है सर? अगर ये साहब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, तभी ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज इसको ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है?
तो ऐसे में सर ये आदमी इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, जो ऑक्सीजन आपकी -2। आप ध्यान से देखिए, आप उस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो -2 वाली ऑक्सीजन है। सल्फेट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो -2 वाली। इसका मतलब ये हुआ, ये जो -1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 में कन्वर्ट हो रही है, एंड दैट इज रिडक्शन। यानी रिडक्शन तो हो रहा है सर, इस H2O8 का ही हो रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस कर रही है, ना कि सल्फर। ठीक, खैर इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत ही नहीं है सर, सवाल बहुत सीधा सा है। जो MnO4- बना, इस MnO4 ने सीधे सीधे क्या कहा, इस MnO4- ने कहा कि मैं ऑक्सैलिक एसिड को खाऊंगा। तो मैंने कहा बात खत्म हो गई। अगर तुम ऑक्सैलिक एसिड को खाओगे तो फिर तो मुझे रिएक्शन वगैरह से मतलब नहीं, मुझे कोई रिएक्शन से मतलब नहीं। मुझे सिर्फ जो समझ में आ रहा है वो यह है कि साफ इक्वेशन के हिसाब से मुझे एकदम साफ समझ में आता है, ऑक्सैलिक एसिड का जो ऑक्सलेट आयन है जब भी कभी ऑक्सीडाइज होगा एसिडिक मीडियम में, वो CO2 में कन्वर्ट होगा। सर मुझे इतनी इंफॉर्मेशन पहले से पता थी, और ये सब उन बच्चों को बताया जाता है जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक, अब आप खुद बताइए सर, यहां पर क्या ये देख के नहीं लगता कि यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है? बिल्कुल है। और यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो यहां पर जो ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर होगा वो 3 से 4, एक का चेंज एक कार्बन की वजह से, और क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 का चेंज, तो इस ऑक्सिलेट आयन का जो एन फैक्टर है वो कितना है? 2। खत्म हो गया सवाल सर, इतनी इंफॉर्मेशन से मेरा सवाल खत्म हो गया। अब देखिए मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं मैं? एक लाइन लिखूंगा, वो क्या है? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnCl2 आप निकालना चाहते हैं, दे मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, क्योंकि वो KMnO4 बना रहा है, एंड दे मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलिक एसिड पूरा ही ले लेते हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया सवाल सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnCl2 बता दीजिए कितने? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू, ऑक्सैलिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे सर? 225 मिलीग्राम का खर्चा हो रहा है, तो 225 बटा मोलर मास, ये तो मिली मोल आ जाएंगे। और मिली मोल आने के बाद अगर आप एन फैक्टर से ऑक्सैलिक एसिड का भी देखा था, ऑक्सलेट का एन फैक्टर 2 है, तो ये आपके मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, जो कि MnCl2 के मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे। ये सही है सर, यानी ये जो निकल के आएगा अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 मिली इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे। अगर मिली इक्विवेलेंट्स आ गए तो सर मिली मोल भी आ जाएंगे। मिली मोल ऑफ MnCl2 कितने होंगे सर? वो होंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnCl2 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और वो एन फैक्टर कितना है? वो है 5। कैसे सर? वो ऐसे है क्योंकि MnCl2 जो है आपका, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 से +7 में जा रहा है, और अगर ये 2 से +7 में जा रहा है तो साहब का जो एन फैक्टर है वो 5। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो इससे बिल्कुल साफ समझ में आ रहा। और अगर कोई पूछे H2O8 का एन फैक्टर क्या, तो H2O8 का एन फैक्टर 2 है। कैसे सर? -1 वाले 2 ऑक्सीजन वो -2 में जा रहा है, तो दैट मींस -1 से -2, एक का चेंज, एक की वजह से, 2 ऑक्सीजन है तो 2 का चेंज, सो द एन फैक्टर इज 2 एंड हियर द एन फैक्टर। इसके एन फैक्टर से मुझे मतलब नहीं है, हो सकता है जेई के आगे आने वाले एडवांस सवाल में इसके एन फैक्टर से कोई लेना देना हो। ठीक, बहरहाल यहां पर हमें MnCl2 के एन फैक्टर से लेना देना है। MnCl2 का एन फैक्टर 5 है, सो 1 मिलीमोल MnCl2 था, जिसका वेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ MnCl2 अगर आप निकालेंगे तो वो 126 मिलीग्राम निकल के आ जाएगा। आसान सा सवाल था, और सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें ये समझाया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये देखिए, ये एक और सवाल लेते हैं। ये जेई में बहुत पहले पूछा गया, एक अच्छा सवाल बनाया गया था। सवाल फिर से है, एक ही लाइन का सवाल है, इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये दी गई है कि मेरे पास फिर से एक मिक्सचर है जिसमें ये बोला जा रहा है कि KiO3 जो है वो KI के साथ रिएक्ट करके KI के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जो सोल्यूशन है वो आयोडीन लिबरेट कर रहा है, और जो आयोडीन निकल के आ रही है वो हाइपो सोल्यूशन को खा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपो सोल्यूशन जिसको खाया गया उसकी मोलैरिटी क्या है? तो देखो, जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जितनी भी आयोडीन निकल के आएगी उसके जितने भी मिलिक्युलेंट्स होंगे वो हाइपो के मिलिक्युलेंट्स के बराबर होंगे सर, उससे हाइपो की मोलैरिटी आ जाएगी। तो आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन कहां होना चाहिए सर? मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कि आयोडीन कितनी बन रही। तो एक्चुअली अगर कोई समझदार आदमी होगा तो वो इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकता होगा। तो मैं ये सवाल तुम्हें बहुत सीधे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मुझे आज इस सवाल को करने के कुछ और मेथड्स भी समझ में आते हैं जो मैं तुम्हें बता सकता हूं, बट मैं तुम्हें बहुत स्ट्रेट और एक लाइन का मेथड बताऊंगा कि KI और KiO3 के मिलने से आयोडीन आयोडीन बन रही, और ये आयोडीन हाइपो के साथ रिएक्ट कर रही है। सर ये है पूरा खेल। तो अब आप मुझे बताइए सर, आयोडीन कितनी बन रही है?
देखो समझो बात को, मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करके अगर निकाल लूं तो कितना, क्योंकि आप देखिए आपको KiO3 का वेट दे रखा है, तो अगर आपको KiO3 का वेट दे रखा है तो इसका मतलब आपको KiO3 के मोल्स भी दे रखे हैं 0.1 अपॉन मोलर मास ऑफ KiO3। मैं इस पूरे सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम समझने की कोशिश करना। यानी मुझे KiO3 के मोल्स दे रखे हैं, तो अगर ये किसी तरह से इतनी रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो जितने KiO3 के मोल होंगे उसके अकॉर्डिंगली मुझे आयोडीन के मोल मिल जाएंगे और आयोडीन के मोल्स को हाइपो के साथ रिलेट कर दूंगा। क्लियर है? चलिए सर, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आयोडीन की जब हाइपो के साथ रिएक्शन होती है, मैंने अभी भी बताया था, मैं इस रिएक्शन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझता हूं और अपने सारे स्टूडेंट्स को इस रिएक्शन को याद करने की हिदायत देता हूं। यानी आप इस रिएक्शन को जरूर याद रखें कि आयोडीन हाइपो के साथ रिएक्ट करती है, तो इस तरह की बैलेंसिंग के साथ ध्यान रखना। अब बैलेंस हम कर भी सकते हैं, बट ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आयोडीन के 10 मोल बने सपोज ऊपर से, तो हाइपो के कितने मोल खर्च होंगे? 20 मोल। यानी जितने भी आयोडीन के मोल है उसके डबल हाइपो खर्च होगा। और आयोडीन के मोल तो सर एक लाइन में निकल आएंगे। कैसे? क्या आप देख पा रहे हैं यहां KI का जो एन फैक्टर है वो 1 है? हाँ दिख रहा है सर। कैसे सर? ये देखिए, यहां -1 है, ये -1, यहां ये +5 है, यहां 0 है। -1 से 0 सर, एक का चेंज, एक की वजह से, और एक आयोडीन है। यहां पर इसके एन फैक्टर की अगर आप बात करें तो सर KiO3 का जो एन फैक्टर है वो आप देखें तो 5 सर, KiO3 का एन फैक्टर 5। क्लियर है? और हमने ये पढ़ा है कि जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो अगर एन फैक्टर्स के रेशोज 1:5 के रेशो में है तो उनके मोलर रेशो 5:1 के रेशो में होंगे। यानी एक चीज कंफर्म है, अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो एक रफ बैलेंसिंग समझ में आती है। सर अगर ये 1:5 है तो सर यहां 5 होना चाहिए और यहां 1 होना चाहिए। क्लियर है? अब इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आयोडीन 5 और 1 6 है, इसलिए आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहां 3 लगाना पड़ेगा। और ये एक सबसे खूबसूरत मेथड होगा इस सवाल को करने का, जो एक लाइन में ये सवाल सॉल्व करेगा। सर जितने KiO3 के मोल होंगे वो आपको पता है, उसके 3 गुने आयोडीन के मोल्स निकल के आएंगे। यानी मोल्स ऑफ आयोडीन कितने हैं सर? मोल्स ऑफ आयोडीन हो गए मोल्स ऑफ I2, दे मस्ट बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ मोल्स ऑफ KiO3, थ्राइस ऑफ मोल्स ऑफ KiO3। और मोल्स ऑफ KiO3 कैसे निकलेंगे सर? मोलर मास जो भी आएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूं, तो KiO3 का जो भी मोलर मास आएगा उससे मोल्स निकाल आएंगे, तो मोल्स ऑफ आयोडीन होगा। और इस इक्वेशन के हिसाब से जितना आयोडीन के मोल है उसके डबल हाइपो के, तो मोल्स ऑफ हाइपो कितने होंगे? मोल्स ऑफ हाइपो कितने होंगे? मोल्स ऑफ हाइपो सोल्यूशन के निकल के आएंगे जितने आयोडीन के हैं 3 इंटू 0.1 अपॉन मोलर मास ऑफ KiO3 उसका डबल। और तुम जानते हो मोल्स इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मैं हाइपो की मोलारिटी m मान लूं और उसका जो वॉल्यूम कंजम्पशन है वो 45 मिलीलीटर है, ऑब्वियसली सर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी बातें मोल्स में चल रही हैं, तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर इनको सॉल्व करके साफ ये जो m है ये तो हमें पता है, ये मोलर मास से क्या होती है ये तो हमें पता, तो अननोन क्या है? मोलारिटी। आप यहां से इस हाइपो सोल्यूशन की मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक जेई में अच्छा सवाल बनाया गया था, इसमें बच्चे बड़ा घूम रहे होंगे। उसका रीजन मैं बताऊं, रीजन ये कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि KiO3 का वेट तो दे रखा है, KI का वेट नहीं दे रखा है। उनको यह तो समझ में आ रहा है कि जो आयोडीन बन रही है वो अकेले KI से नहीं बन रही है, आयोडीन KI और KiO3 दोनों से बन रही है। इसका मतलब यह हुआ सर यहां से भी I2 बन रही है, यहां से भी I2 बन रही है। यहां से बनने वाली I2 तो मैं निकाल लूंगा क्योंकि इसका वेट दे रखा है, लेकिन यहां से बनने वाली I2 कैसे निकालूंगा जबकि KI के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। हालांकि तब भी यह सवाल सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं उस डिटेल में उस गंदे मेथड को फॉलो नहीं करना चाहता। वो भी एक इंटरेस्टिंग मेथड, लेकिन ठीक है सर उसकी जरूरत नहीं है। आप आसानी से ये काम कर सकते थे अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जब दो लोग आपस में रिएक्ट करें तो उन दोनों रिडॉक्स रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एन फैक्टर का जो भी रेशो होता है वो उनका मोलर रेशो का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आप एन फैक्टर्स के रेशो 1:5 बोलते हैं तो इनका मोलर रेशो 5:1 होगा, और इसी 5:1 को लिखते ही आपको आयोडीन की बैलेंसिंग पता चल जाएगी, दैट इज 3I2। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन मुझे जो चाहिए दैट इज व्हाट आयोडीन, वो बैलेंस। क्लियर है? चलिए दूसरी बात करते हैं। जैसे और एक सवाल ले लेते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रॉम्बिक सल्फर। ये भी जेई में हाल फिलहाल में ही पूछा गया सवाल है, अब बहुत पुराना सवाल तो नहीं है। इस सवाल को भी करने के तरीके हैं, इस सवाल को भी बनाने के अपने तरीके हैं, लेकिन एक्चुअली जो हो रहा है अगर मैं ध्यान से देखूं तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका जो S8 है वो HNO3 से रिएक्ट कर रहा है। देखो मेरा अपना एक मानना है, मेरा मानना यह है कि मैं ये लगातार पिछले कई सालों से, देखो अब बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं तो कई सालों से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं पिछले 5 6 7 सालों से ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जेई जो है
अब बहुत ज्यादा अकल वाली बातें या बहुत ज्यादा सोच वाली बातें, जैसे कि इससे पहले वाले तुमने सवाल देखे, ये पुराने सवाल थे इससे पहले वाले, तो उनमें देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब मिसिंग है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सोच जिसके अंदर नहीं। अब जैसे ये सवाल भी बहुत पुराना सवाल नहीं है, ये हाल फिलहाल के ही कुछ साल पुराना सवाल है। तो अगर मैं इस सवाल की भी बात करूं तो इस सवाल में भी मुझे ये लगता है कि यार इसमें भी यार आप क्या जानना चाह रहा है यार, इसमें भी एक बच्चे को जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, जिस बच्चे को वो रिएक्शन समझ में आती है वो यहां सवाल करके 1 मिनट में सवाल कर लेगा। तो यानी मुझे फिर वही लग रहा है यार, एक्चुअली अब जो है वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चा याद करके जाता है, और अगर वो सही से पढ़ के गया, याद करके गया है, तो वो कर ले। अब इसका ये मतलब नहीं सर ये तो याद करने वाली, हाँ तो है, ये आप देख, और इसको समझा भी जा सकता है। मैं अभी इसको सवाल को करने का कोई और तरीका भी सोचता हूं, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जिस बच्चों को ये बात समझ में आती है कि भाई ऐसा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, तो एक तो आपको H2SO4 देखने को मिलेगा, एक आपको पानी बनता हुआ नजर आएगा, और एक आपको NO2 बनती हुई नजर आएगी। तो जिस बच्चे को इस बात का आइडिया है वो ये सवाल जो है आसानी से और अच्छी तरह से इस सवाल को कर सकता। तो अब जहां तक सवाल है, तुम सोचो, अगर आपको यह कहा जा रहा है कि 1 मोल रोम्बिक सल्फर है और आपसे पूछा जा रहा है पानी कितना बने, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर ऐसा है मान लीजिए, और मैं आपको ये बता दूं पानी की जो बैलेंसिंग है वो 16 है, ऐसे ऐसे बोल रहा हूं बस मैं, तो अब तो सवाल खत्म हो गया सर। 1 मोल एसेट 16 मोल पानी बनाता है, तो 16 मोल पानी का वेट निकाल दीजिए, आंसर आ गया, खत्म। लेकिन सर अब आपको कैसे पता चला है 16 आ रहा है? अब तो हमें कैसे पता चला, मतलब ये तुम्हें भी पता है, बैलेंस कर लो ना यार, बैलेंस कर लो, हो जाएगा सॉल्व। सर बैलेंस करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो हाँ सही है। अब बैलेंस करने का अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी बैलेंसिंग जो निकल के आती है वो भी बड़ी खतरनाक निकल के आती है। दिस इज 48, यहां 48 आता है, और अगर नाइट्रोजन हमारे 48 बन रहे हैं, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर भी आपको 48 लगाना पड़ता है। हाँ, और उसके बाद अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर हाइड्रोजन सल्फर कितने हैं हमारे 8, तो यहां 8 लगा देंगे, 16 यहां से बैलेंस हो जाएंगे और 32 यहां से बैलेंस हो जाएंगे। सर ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन होगी, बड़ी खतरनाक बैलेंस इक्वेशन है सर, लेकिन ठीक है सर, आप बैलेंसिंग है तो है। अब तो ये सवाल सॉल्व हो गया, अब तो इसमें कुछ भी नहीं करना सर, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा सर। 1 मोल एसेट अगर आप लेते हैं तो 16 मोल पानी बनते हैं सर, ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा सर, 16 मोल पानी बनेंगे। तो वेट ऑफ पानी कितना आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड कितना आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा 16 इंटू 18, 288 ग्राम सर। ये आसानी से ये सवाल आप सॉल्व कर सकते थे, जेई में पूछा गया, बढ़िया सवाल। लेकिन सर इसको अब ठीक है सर, एक तो बैलेंसिंग का है ही सर, अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा, जुगाड़बाजी करूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो बैलेंस करने का अपना तरीके भी हैं सर, वो तरीके फॉलो कर सकता हूं मैं, ठीक। लेकिन मैं एक सोच और इसी के अंदर लगाना चाह रहा हूं, वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और 0 से +6 का जाना इसका मतलब 6 का चेंज है सर, और अगर 6 का चेंज एक सल्फर की वजह से तो 8 सल्फर की वजह से 48 का चेंज आएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस एसेट का जो एन फैक्टर है वो 48। सिमिलरली अगर मैं HNO3 को देखूं तो HNO3 में नाइट्रोजन +5 है और NO2 के अंदर नाइट्रोजन +4, HNO3 में नाइट्रोजन 5 और NO2 के अंदर नाइट्रोजन हमारी +4। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो चेंज निकल के आ रहा है, जो चेंज निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, यहां पर जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 5 से 4, एक का चेंज एक नाइट्रोजन की वजह से और एक ही नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब ये हुआ सर यहां पर जो एन फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एन फैक्टर्स का जो रेशो है वो उसका उल्टा मोलर रेशो है, तो यहां पर अपने आप बैलेंसिंग 1 और 48 आ जाएगी। तो आपको पूरा ड्रामा नहीं करना सर, आप सिंपल एन फैक्टर कैलकुलेट करके 1 और 48 लिख सकते हैं, और जैसे ही 1 और 48 आएगा अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां 48 है तो NO2 के आगे भी 48 आ जाएगा, और इसी तरह से सर जब हाइड्रोजन 48 निकल के आएंगे और सल्फर 8 है तो आप आसानी से बाकी की पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आप अननेसेसरी इसकी बैलेंस में बहुत ज्यादा उलझने की आपको जरूरत नहीं है, और मुझे यह सवाल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा पेच नहीं है। जिस बच्चे ने ये रिएक्शन याद कर रखी थी उसके लिए भी सवाल आसान है, और जो बच्चा ये सवाल खुद करना चाहता है विदाउट नोइंग द रिएक्शन वो भी ये सवाल कर सकता है यूजिंग सिंपल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्लियर है? चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ये देखिए 10 ग्राम का एक मिक्सचर है जिसमें Cu2S और COS, ये भी एक खूबसूरत सवाल लगता है, ये भी एक खूबसूरत सवाल है जिसको अच्छा सवाल माना जा सकता है। मेरे पास 10 ग्राम का Cu2S और COS का मिक्सचर, तो जनरली ऐसा लगता है जैसे CUS में कॉपर इज ऑलरेडी इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
एंड Cu2s में कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यह बात आती है कि जब आप इस मिक्सचर को KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे तो वो KMnO4 सिर्फ Cu2s से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो कॉपर +2 को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं +2 में, लेकिन जो कॉपर ऑलरेडी +2 में है उसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। तो जनरली गलती क्या होती है कि मिली इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2s दे विल बी इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 करके वो सवाल कराते हैं। जबकि इस सवाल में एक अच्छी बात यह है कि इसने छुपा कर एक बात लिखी है कि SO2 बनती है। तो जिस बच्चे ने इस पॉइंट को हल्का सा मिस कर दिया वो ये गलती कराएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि कॉपर +2 तो ऑलरेडी +2 के फॉर्म में यहां पर है ही, तो इसका मतलब कॉपर +2 का ऑक्सीडेशन यहां नहीं होगा, इसका मतलब CuS ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो जितना भी KMnO4 खर्च हुआ वो Cu2s के ऑक्सीडेशन में खर्च हुआ, तो वो Cu2s के इक्विवेलेंट्स को KMnO4 के खर्चे से इक्वेट कर देगा, खत्म हो गया बात। लेकिन जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो क्या जानता है, कह रहा अरे रुको सर जी, एक बार सोच के तो देखो, Cu2s है, CuS है, और आप इसकी रिएक्शन परमैंगनेट आयन के साथ एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, तो जो जो हो सकता है वो मैं खुद लिख सकता हूं। KMnO4 ऑक्सीडाइज कर सकता है तो ये Cu2s बना सकता है, सर ये SO2 बना सकता है, और KMnO4 खुद रिड्यूस होकर एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, +2। तो जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है कि यार SO2 बन रही है, और SO2 तो दोनों जगहों से बनेगी ना यार, SO2 यहां से भी तो बन सकती है, यहां भी सल्फर -2 है, यहां का कॉपर +2 है, यहां का कॉपर +1 है, तो ठीक है यहां कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होगा लेकिन सल्फर तो ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर सर यहां कॉपर भी ऑक्सीडाइज होगा और सल्फर भी ऑक्सीडाइज होगा, यानी जो भी KMnO4 खर्च हो रहा है इसका ज्यादा अमाउंट खर्च होगा इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने में, बिकॉज यहां पर KMnO4 कॉपर को भी ऑक्सीडाइज करने में खर्च हो रहा है और सल्फर को भी ऑक्सीडाइज करने में खर्च हो रहा है, जबकि यहां पर KMnO4 सिर्फ सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खर्च दोनों जगहों पर हो रहा है। इसलिए एक स्टेटमेंट यही लिखना चाहिए कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 खर्च, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, या इक्विवेलेंट जो भी आप बोलना चाहें, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड दे मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CuS प्लस, या मैं तो इक्विवेलेंट्स ही लिखता हूं क्योंकि बातें ग्राम में चलेंगी तो यहां तो इक्विवेलेंट्स ही आएंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो ज्यादा समझदारी लगती। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ CuS एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ कंज्यूम्ड, दे आर इक्विवेलेंट्स ऑफ CuS प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2s। ये है इस सवाल का मेन पार्ट। बस अब उसके बाद सर जिसको भी थोड़ा बहुत गणित आती है वो ये सवाल सॉल्व कर सकता है, समझे बात को। तो इसका मतलब ये हुआ सर अगर अब मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा सर, Cu2s का वेट अगर मैं x ग्राम मान लूं और CuS को y ग्राम मान लूं, हालांकि आप चाहें तो ऐसे ले लेते हैं, एक को x मान लेते, तो एक को 10 - x मान लेते हैं, टोटल 10 है तो एक को 10 - x ले लेते हैं, ये भी ठीक है। तो आप बताइए KMnO4 का खर्चा कितना हुआ, सर देख लेते हैं KMnO4 कितना डाला गया, इतना डाला गया सर, ये खर्चा है, ये देखिए ये खर्चा हो गया। वो कह रहा नहीं भाई साहब ये खर्चा नहीं है, ये तो डाला आपने टोटल। हमने कहा तो जो डालोगे वही तो खर्च होगा, कह रहा नहीं एक्सेस में डाल दिया था, जितना खर्च होना हो गया, अब हमें क्या पता कितना डालना है, भाई हमें तो ये पता ही नहीं ना कि कितने ये दोनों लोग हैं, तो हमने तो एक्सेस में भर दिया, यही तो बैक टाइट्रेशन होता है, इसी को तो बैक टाइट्रेशन कहते हैं, जब पता ही नहीं चले कि कितना डालना है तो आप पहले से भर के डाल दो, उसके बाद क्या होगा, जितना खर्च होना हो जाएगा, जो बच जाएगा उसको किसी और के साथ बैक टाइट्रेट कर लेना। तो जो दूसरा वाला आदमी आपने टाइट्रेट करने के लिए यूज किया उसके जितने खर्च हुए वो बचे हुए KMnO4 के बराबर होंगे, तो शुरू वाले में बचे हुए माइनस कर देना, वो इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे जो एक्चुअली खर्च हुए थे इन दोनों के साथ, एंड दैट इज नोन एज बैक टाइट्रेशन। कोई केमिस्ट्री नहीं है, डराने वाले डराते हैं, दवा दुनिया भर की बकवास करते हैं, बैक टाइट्रेशन ये टाइट्रेशन, कुछ भी नहीं होता यार, दिस इज सिंपल रिएक्शन जो नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट में और आगे फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में पढ़ते हो तो। यानी KMnO4 का जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना लिया गया है, 400 इंटू 0.4 इंटू 5, एन फैक्टर 5 होगा, यानी इनिशियल मिलीक्यूलेंट्स कितने लिए गए, 400 इंटू 0.4 इंटू 5। जितने रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्ट कर गए, जो बच गए वो बच गए, ठीक है। ये बचे कितने सर मुझे कैसे पता चलेगा, या रिएक्ट कितने करे गए वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो जो बच गए उसको मैंने Fe+2 से रिएक्ट करा दिया। तो Fe+2 के साथ क्यों रिएक्शन हो रही है KMnO4 की, क्योंकि KMnO4 Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो जितना भी Fe+2 खर्च हो रहा है वो उस KMnO4 के बराबर हो जाएगा जो बचा हुआ है। जो इनिशियल है वो आपको पता, जो बचा हुआ वो पता चल गया, तो बाकी जो KMnO4 है वो कहां गया सर, वो इन दोनों से रिएक्ट कर गया, तो इन्हीं दोनों के इक्विवेलेंट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 निकालना चाहता हूं तो कितने होंगे सर, ये आपके 400 मिली लीटर थे, दैट इज 400 इंटू मोलारिटी कितनी थी 0.4 इंटू एन फैक्टर कितना होगा 5। सर ये आपके इनिशियल थे, माइनस कर देते हैं जो आपके बच गए, बचे हुए कितने होंगे सर, जितना भी आपका Fe+2 खर्च हुआ उतना ही KMnO4 भी खर्च हुआ होगा जो बचा हुआ था, दैट मींस 200 इंटू 1,
तो ये आ गया 200, अगर मेरा डेटा मैंने सही लिखा है तो, है ना, तो पता नहीं 1 होगा कि 0.1 होगा, तो चलो यहां तो 1 लिखा है तो 1 ही रहने देते हैं। दिस इज 200 इंटू पॉइंट, दिस 200 इंटू 1। ये वो है जो इनिशियल थे, ये वो है जो बच गए, जो बच गए थे। क्यों सर, ये कैसे पता चला ये बचे हुए? क्योंकि यही तो है जो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जितना भी Fe+2 ऑक्सीडाइज हुआ तो दैट इज इक्वल टू बचा हुआ KMnO4। इनिशियल वाला ये है, बचा हुआ ये है, एंड दिस इज इक्वल टू कंज्यूम किसके साथ? इसके साथ। CuS के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सर? इसका वेट 10 - x। वेट के बाद इक्विवेलेंट्स कैसे निकलते हैं सर? मोलर मास को यूज कर लेते हैं। ये क्या निकल आए सर? ये मोल्स निकल आए। अब आपको क्या चाहिए इक्विवेलेंट्स के लिए सर? एन फैक्टर चाहिए। CuS का एन फैक्टर कितना है सर? यहां -2 है, यहां +6 +4 है सर। -2 से +4 में जा रहा है मामला सर, ये 6 का चेंज आ रहा है। -2 से +4 6 का चेंज सर। कॉपर का कुछ नहीं होगा, बट सल्फर तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दिस विल बी द 6, द एन फैक्टर इज 6 प्लस। दूसरे वाले के लिए कैसे निकालेंगे? x इंटू मोलर मास ऑफ Cu2s इंटू एन फैक्टर। सर एक तो सल्फर -2 से +6 में जा रहा है, यानी 6 का चेंज तो ये आ रहा है, और एक कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, यानी 1 का चेंज इंटू 2, 2 कॉपर है ना, तो यानी टोटल चेंज 2 + 6, यानी एन फैक्टर क्या है? 8। सर ये एक खूबसूरत सिंपल रिएक्शन अगर आप देख पा रहे हो, और इस सिंपल रिएक्शन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और बस ये ध्यान रखना कि क्योंकि ये इक्विवेलेंट से और यहां मिली है, तो इसको एक बार सही कर ले, पता चला कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाए। इसको डिवाइड जरूर कर देना भाई साहब 1000 से। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये मिली में मामला चल रहा था, और ये सब इक्विवेलेंट्स हैं, वेट अपॉन मोलर मास, तो यहां 1000 से खटाक से सॉल्व करिए सर, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते ही परसेंटेज जो निकालना सब निकाल, खत्म। क्लियर? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, टॉपिक आसान है, बट ये कि इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को ध्यान रखोगे तो समझ भी जाओगे। तो सब लोग इसको एक बार रिवाइज करें, और ये जानबूझ के मैंने अलग अलग कैटेगरी के सवाल लिए हैं, जिसमें कहां कहां ध्यान रखने हैं। एक तो 100 ml को 20 ml कर दिया, 50 ml कर दिया, या फिर ये भी ध्यान रखना है कि कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, बच कितना गया, वो बचा हुआ अमाउंट कैसे निकाला जा रहा है, एन फैक्टर कैलकुलेशंस कैसे की जा रही है। कुछ बातें याद सर, इतनी बार बात आ गई कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, आप उसका एन फैक्टर बार बार 5 ले लेते हैं, क्योंकि मैंने याद कर रखा है यार कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, मैंने याद कर रखा है। सर ऑक्सैलिक एसिड के बारे में तो नहीं बताया गया था वो CO2 में कन्वर्ट होगा अगर वो ऑक्सीडाइज होगा, तो मैंने याद कर रखा है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सिलेट आयन हमेशा CO2 बनाते हैं। मेरी बात तुम समझ रहे हो? तो कुछ ऐसी चीजें जो ध्यान रखनी है, इसलिए चैप्टर मुश्किल, इसलिए आयनिक को भी लोग मुश्किल समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ बातें ध्यान रखनी। हर वो चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है जिसमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो ध्यान रखना जरूरी है, तभी ये चैप्टर या इस पर आने वाले मुश्किल सवाल भी आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इतनी डिस्कशन करेंगे, इसके बाद आगे के चैप्टर्स भी तुम्हारे सामने चलते रहेंगे। तो खूब कोशिश करो, मेहनत करो, और एक चीज क्लियर है, घबराना बंद कर दो, क्योंकि ये वो एग्जाम नहीं है जो बच्चे जो घबरा कर सॉल्व किए जा सके या घबरा कर निकाले जा सके। आपको घबराना बंद करना पड़ेगा, आपको सवालों की लंबाई चौड़ाई देखकर डरना बंद करना पड़ेगा। और अगर आप सवालों की लंबाई चौड़ाई से घबराते हैं तो आप बेवकूफ है, क्योंकि जितने लंबे चौड़े सवाल बनाए जाते हैं उनमें उतना ही कम दम होता है। क्लियर है? चलिए, तो आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।